वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लिश सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रग्बी चैपल। रग्बी चैपल अ पर्सनल एलिजी दैट वाज कंपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये पोयम लिखी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये लगी हुई है। टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट, जिसको अब एनटीए नेट कहते हैं हम, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पोयम में, इस एलिजी में 208 लाइन्स है, 208 लाइन्स है, जिनको वन लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी वीडियो में करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी पोयम है। उसके लिए हमें कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी बनेगी। उससे पहले मैं इसकी एक समरी, क्रिटिकल समरी लेकर आया हूं आपके साथ। इसकी एक क्रिटिकल जो समरी है मैं वो लेकर आया हूं। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं पर इसी क्रिटिकल समरी में इस पूरी पोयम को हम समझ लें। रग्बी क्या है? अ स्कूल। कौन सा स्कूल? जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर हेडमास्टर थे। चैपल क्या है? ग्रेवयार्ड, जो स्कूल के साथ है बिल्कुल। और इस चैपल में, यानी कि इस ग्रेवयार्ड में, इसके फादर को दफनाया गया था। पर्सनल एलिजी क्यों है? देखिए, मैंने लिखा कि दिस इज अ पर्सनल एलिजी। क्यों है? क्योंकि दिस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड। This is the very brief introduction of the poem. Now, come to the point. This poem was composed in November 1857. 1857 में ये पोएम कंपोज हुई थी और पब्लिश हुई आफ्टर 10 years in 1867. इनका एक पोएटिक वॉल्यूम था, द नेम वाज न्यू पोएम्स। न्यू पोएम्स में ये एलिजी 1867 में पब्लिश हुई। तो वेरी सिंपल, रग्बी चैपल क्या है? एक पर्सनल एलिजी है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड, और 208 लाइन्स इसमें है। 1857 में ये लिखी गई और 1867 में ये पब्लिश हुई। किसमें पब्लिश हुई? न्यू पोएम्स में। Look, this is the picture of Matthew Arnold. This is Matthew Arnold. He was born in 1822 and he died in 1888. तो 1822 में इनका जन्म हुआ और 1888 में इनकी डेथ हुई। कौन थे ये? थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये विक्टोरियन एज के पोएट थे और विक्टोरियन एज कब से कब तक रही है? 1837 से 1901 तक हमारी क्या है? विक्टोरियन एज रही है। लिटरेरी क्रिटिक, क्रिटिक क्या होता है? जो क्रिटिसाइज करता है, मतलब गुड क्वालिटीज भी बताता है और जो उसमें कमियां हैं वो भी बताता है, दोनों बताता है, मतलब समालोचना करता है किसी भी लिटरेरी वर्क की। स्कूल इंस्पेक्टर भी रहे ये और प्रोफेसर ऑफ पोएट्री इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी रहे। किसके? पोएट्री के। इट मीन्स ही वाज अ ग्रेट मैन। ही वाज अ ग्रेट मैन, मैथ्यू आर्नोल्ड। नाउ कम टू द पोएम। एक्चुअली एलिजी क्या होता है? पहले तो हमें ये पता हो कि एलिजी होता क्या है। तो एलिजी इज अ सैड सॉन्ग, सैड पोएम। सैड पोएम होती है। क्यों? कैसी होती है? यूजुअली रिटन, लिखी जाती है, टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो फॉर समवन हु इज डेड। यानी कि जो व्यक्ति अब नहीं है, जो मर चुका है, या तो उसकी तारीफ में लिखी जाती है या फिर दुख प्रकट करने के लिए लिखी जाती है। एक लाइन में आपको समझना है कि एलिजी इज अ सैड पोएम यूजुअली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो फॉर समवन हु इज डेड। तो ये कैसे पर्सनल एलिजी हुई? रग्बी चैपल इज अ पर्सनल एलिजी कंपोज्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड फॉर हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड। क्यों लिखी गई? उसके पिताजी, जो कि जिनका नाम क्या था? थॉमस आर्नोल्ड, उनके लिए लिखी गई। हु हैड बीन द हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो रग्बी स्कूल के क्या थे? हेड मास्टर थे।
Matthew Arnold was an English poet and critic. He also worked as a school inspector. I have told you कि उन्होंने एक स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया एंड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज द प्रोफेसर ऑफ पोएट्री भी वो रहे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नॉन विक्टोरियन पोएट। मैंने आपको विक्टोरियन एज बता ही दिया था कि 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन एज रही है। तो ही वॉज ए विक्टोरियन पोएट ऑफ 19th century. In this poem, Matthew Arnold describes the virtue of his father. देखिए दो चीजें थी कि या तो प्रेज करेगा किसी की जो नहीं है या फिर अपना दुख व्यक्त करेगा। तो ये व्यक्ति जो है मैथ्यू आर्नोल्ड अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहा बल्कि उस दुख में से भी अच्छाइयाँ ढूंढ रहा है, अपने पिताजी की वर्च्यूज ढूंढ रहा है, उसके गुण क्या क्या थे वो ढूंढ रहा है, वो हमको बता रहा है। In the first stanza, the poet tells us about the natural atmosphere of the place. देखिए नेचुरल एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो नेचुरल एटमॉस्फेयर किसमें? रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की क्वालिटी थी नेचर के गो टू नेचर। जैसे हम रोमांटिक एज में याद करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, जॉन कीट्स। तो ये चूंकि विक्टोरियन एज उसके बाद आई तो ये इस एज के लोग भी नेचुरल एटमॉस्फेयर को या नेचर को वैल्यू देते रहे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये कि वहां का जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है रग्बी चैपल का वो बताते हैं। अ ग्रेवयार्ड वेयर ही विजिटेड आफ्टर 15 years। 15 साल बाद विजिट करता है यो किसके? आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इसके फादर की मृत्यु के 15 साल बाद विजिट करता है। और कैसे विजिट करता है? एज एन स्कूल इंस्पेक्टर। एज एन स्कूल इंस्पेक्टर ही विजिटेड रग्बी स्कूल। इट इज सैड एंड कोल्ड ऑटम इन द ग्लूमी मंथ ऑफ नवंबर। देखिए कौन सा महीना है? नवंबर का महीना है। सीजन कौन सा है? ऑटम का सीजन है। और उसको सैड क्यों बता रहा है? ग्रेवयार्ड में जाकर के क्या होता है? दुखी होता है व्यक्ति। कोल्ड, बहुत ठंडी है वहां पर, तो इसलिए वो कह रहा है कि ऑटम का महीना है, ऑटम का सीजन है, नवंबर का महीना है और सब कुछ ठंडा है, बहुत ठंडा है वहां पर, बहुत दुख है वहां पर। द येलो एंड डेड लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। देखिए ऑटम में होता क्या है? ऑटम में यही तो होता है कि पेड़ों की पत्तियां जो पीली पड़ गई है वो टूट टूट कर नीचे गिर जाती है। Look, this is the scene of Rugby Chapel. You can find this is the time of evening, and this is full of cold and gloom or sad. उससे भरा हुआ है. You can see it. The place is very silent. अब वो वहां की क्वालिटी बता रहा है क्या क्या है। The place is very silent. बहुत शांत है except the slow noise of playing boys nearby the chapels। यानी कि चैपल्स के नियर बाय जो शाम को जो लड़के खेल रहे हैं केवल उनकी आवाज आ रही है, उसके अलावा वहां पर कोई भी आवाज नहीं आ रही है। उसके अलावा सब कुछ क्या है? साइलेंट है। तो ग्रेवयार्ड में आप देखते होंगे, ग्रेवयार्ड में क्या होता है? सब कुछ शांत होता है। देयर आर लाइट्स इन द विंडोज। देखिए विंडो में तो लाइट जली हुई है, किसकी विंडो में? स्कूल की। जो रग्बी स्कूल है उसके विंडो से प्रकाश चमक रहा है, लाइट जल रही है। येट इट सीम्ड डार्क एंड कोल्ड। लेकिन फिर भी अंधेरा दिख रहा है, ठंडा वहां पर लग रहा है, ठंड है वहां पर बहुत ज्यादा और अंधेरा है। Here in a chapel the poet's father has been laid। वो कह रहा है कि इस जो चैपल है, चैपल मैंने आपको पहले ही बताया था, चैपल क्या है? ग्रेवयार्ड। इस ग्रेवयार्ड में उसके फादर लेटे हुए हैं। लेटे हुए हैं नहीं, बरीड इन ग्रेव, यानी कि कब्र में दफनाए गए हुए हैं। बट वो अपने पिताजी को जीवित बता रहा है, जीवित की तरह बोल रहा है कि जैसे वो आज भी जीवित हो, कि वो क्या है? लेटे हुए हैं। द ग्रेव सीम्स ग्लूम। जो कब्र है, कब्रिस्तान है, वो कैसा लग रहा है? ग्लूम, फुल ऑफ सैडनेस। बट द वर्ड रिमाइंड्स द पोएट अबाउट द रेडियंस, विगर और
ब्रिलियंस ऑफ हिज फादर। देखिए ये वर्ड जो ब्लूम है, कब्रिस्तान में अगर कोई भी जाएगा तो उसको ये फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी, ऑब्वियसली आएगी। बट पोएट क्या कह रहा है, पोएट उसको उस वर्ड से अपने पिताजी को याद करता है, अपने पिताजी की वो ब्रिलियंस को याद करता है, कि वो रेडियंस विगर को याद करता है, कि वो कितने इंटेलिजेंट थे, वो कितने जिंदा दिल थे। When his father was alive, कि जब उसके पापा जीवित थे, इवन द डार्क नवंबर, जो आज कैसा है, देखिए अब तो कैसा है, अब है वो डार्क, सॉरी, अब तो वो कैसा है, डार्क है। नवंबर कैसा है, डार्क। कह रहा है कि जो नवंबर डार्क है वो पहले कैसा दिखता था, वो जो अब डार्क है नाउ, अरे क्या हुआ, अब नवंबर डार्क है लेकिन पहले कैसा था, सीम्स ब्राइट, वो पहले दिखता था ब्राइट, सीम्स ब्राइट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। अब तो ऐसा है, लेकिन जब उसके फादर जीवित थे तब कैसा था, ऐसा था, ब्राइट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस था। ही वॉज लाइक एन ओक ट्री, ओक ट्री एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके पिताजी उस ओक के पेड़ के समान थे। फॉर द पोएट्स फैमिली, पोएट की फैमिली के लिए, एंड प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम सन एंड रेन, जैसे एक पेड़ हमें बारिश से और धूप से बचाता है, इसी तरीके से वो यानी कि उसके पिताजी उनकी फैमिली को डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम से बचाते थे। एट द टाइम द मंथ ऑफ नवंबर वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइट। देखिए डिफरेंस, देखिए ये नवंबर का महीना अब है, जो जब उसके पिताजी जीवित नहीं है तो कैसा है, डार्क है, ग्लूम है। लेकिन जब उसके पापा जीवित थे उस टाइम पर नवंबर का महीना कैसा था, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ लाइट। इट हैज बीन 15 ईयर्स, मैं पहले बता चुका हूँ 15 ईयर्स हो चुके हैं, सिंस ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम गॉड। देखिए 15 साल पहले उसके पिताजी ने को एक कॉल आई, किससे आई कॉल, गॉड से, भगवान ने बुलाया उसको। इन द अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, टू चूज द पाथ ऑफ डेथ, यानी कि भगवान ने उसको कॉल किया, भगवान ने उसको बुलाया मृत्यु का रास्ता चुनने के लिए। और ही हैप्पीली फॉलोड हिम, वो खुशी खुशी उसको फॉलो करता है, हिम आया गॉड के लिए। वो जानते थे, यानी कि उनके पिताजी जानते थे कि ये जो सर्कल है ना लाइफ लाइफ का, कि हम कहाँ से आते हैं, भगवान के पास से आते हैं, सुप्रीम सोल से आते हैं, इसको हम बोलते हैं सुप्रीम सोल। यहाँ पर आए, अपनी लाइफ को जैसे जैसे हमने जिया, पूरा चक्र पूरा करके, बचपन, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर लास्ट में कहाँ जाना है, भगवान के पास जाना है, सुप्रीम सोल के साथ मर्ज हो जाना है। तो वो कह रहा है कि उसके फादर को एक भगवान ने बुलाया और उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए वो सुबह सुबह मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितने साल पहले, 15 साल पहले। बट द फैमिली फील्स अलोन एंड अनप्रोटेक्टेड, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या हुआ, वे उनका परिवार अकेला पड़ गया, अनप्रोटेक्टेड हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जो डिफरेंस पोएट ने बताया है, डिफरेंस बिटवीन नवंबर एट प्रेजेंट एंड नवंबर व्हेन हिज फादर वाज अलाइव, दिस इज very clear. And you know what is the atmosphere of that particular graveyard? You can find it that it is full of gloom, it is full of darkness, it is full of cold at present. But when his father was alive, it was full of happiness and light. Okay, आगे चलते हैं। The poet calls out his father and becomes philosophical. जैसे ही वो अपने पिताजी को याद करने लगता है, बोलने, वो एकदम से क्या हो जाता है, फिलोसॉफिकल हो जाता है। फिलोसॉफिकल मतलब थिंकिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। ही वंडर्स, अब वो आश्चर्यचकित हो रहा है, कैसे, अबाउट द मॉडर्न मैन। देखिए मॉडर्न मैन के बारे में सोच करके वो
आश्चर्यचकित हो रहा है। उनकी लाइफ़स्टाइल और उनकी आइडियोलॉजी को सोच करके वो आश्चर्यचकित हो रहा है। ही क्या कहता है वो? ही सेड दैट मोस्ट ऑफ देम जस्ट रोम। रोम माने क्या होता है? बिना वजह के घूमना। रोम हियर एंड देयर, इधर-उधर घूमते रहते हैं विदाउट एनी पर्पस एंड गोल ऑफ देयर लाइव्स। कि आजकल के जो मनुष्य हैं, उनकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और बिना पर्पस के, बिना गोल के वो इधर से उधर घूम रहे हैं। किस तरह से घूम रहे हैं? दे कम एंड गो, वे आते हैं और चले जाते हैं लाइक द वेव्स, वेव्स इन द ओशियन। जैसे समुद्र में कोई लहर उठती है, भाई लहर उठी और मर्ज हो गई, लहर उठी और मर्ज हो गई। तो क्या कह रहा है कि जैसे कोई लहर समुद्र में उठती है उसी तरीके से और फिर से वो पानी में मिल जाती है, उसी तरीके से आजकल के लोग जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वो आते हैं, अपना जीवन पूरा करते हैं और चले जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। नोबडी रिमेंबर्स देम आफ्टर देयर डेथ। और उनकी मृत्यु के बाद उनको कोई भी याद नहीं करता। उनकी मृत्यु के बाद उनको कोई भी याद नहीं करता। लेकिन बट ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर मैन हु हैव अ पैशन एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में पैशन है, कुछ करने की इच्छा है, जज्बा है, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है। वो क्या करते हैं? दे वर्क हार्ड, वो बहुत कठिन काम करते हैं विद अ गोल ऑफ सर्विंग एंड हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। मानवता की सेवा करने के लिए और मानवता की सहायता करने के लिए वे बहुत कठिन काम करते हैं। उनका यही गोल होता है कि वो मनुष्य की सहायता करे, मनुष्य मानव जाति की सहायता करे, उनकी सेवा करे। और ये जो गोल है ये किसने डिसाइड कर रखा है? गॉड ने। देयर पाथ इज वेरी लॉन्ग एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज। आप ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसका रास्ता बहुत लंबा होता है और फुल ऑफ डिफिकल्टीज होता है। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां उसके आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती है, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावट आती है। तो जो व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, एक तो उसका रास्ता बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है और लंबा होने के साथ साथ फुल ऑफ डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स होता है। तो दे स्टार्टेड द जर्नी ऑफ ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी विद देयर फ्रेंड्स। यानी कि जब वो इस रास्ते पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो उनके मित्र भी उनके साथ होते हैं, कुछ 8-10 मित्र भी उनके साथ होते हैं। बट व्हेन ए स्टॉर्म कम्स, लेकिन जैसे ही कोई तूफान आता है तो दे आर सेपरेटेड, वे अलग हो जाते हैं एंड ओनली सम पीपल रीच द डेस्टिनेशन। और उनमें से कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। कैसे? देखिए, माना हमने कि इतने लोगों ने स्टार्ट किया चलना ईमानदारी के रास्ते पर। अब यहां पर जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म का मतलब क्या है? डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं। तो जैसे ही लोगों ने चलना स्टार्ट किया ईमानदारी के रास्ते पर, तो उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोग तो इन्हीं डिफिकल्टीज में इलाजकर रह जाते हैं और यहाँ से पार करते हुए पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने 4, 8, 10, 12, यहाँ पर 12 लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इन डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को पार करके केवल कितने लोग पहुंचे? 5 ही पहुंचे, या इससे भी कम हो सकता है कि 2 ही पहुंचे, 3 ही पहुंचे। तो डिपेंड करता है कि वो कितने पैशनेट है, वो कितने पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। आप देखें, बट द पोएट बिलीव्स, पोएट ये विश्वास करता है कि इफ हिज फादर हैड बीन देयर, अगर उनके पिताजी यहाँ पर होते तो वो क्या करते? ही वुड हैव हेल्प अदर टू क्रॉस द स्टॉर्म। देखो, अभी मैंने बताया कि ये एक स्टॉर्म है, डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है लाइफ की, और इधर से लोग जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और इन तूफानों को, इन प्रॉब्लम्स को वो पार करके कहाँ जाना चाहते हैं? उनका जो गोल है, उनका जो डेस्टिनेशन है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वो वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये समस्या आई, ये समस्या खुद भी आ सकती है और दूसरे लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसके पिताजी होते तो वो अपना हाथ बढ़ाते
और इन व्यक्ति को जितने भी ये यहाँ पर है, अगर ये 12 है तो इन 12 के 12 लोगों को अपने साथ डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं। वो इन समस्याओं से पार करने में उन लोगों की हेल्प करते हैं। His father never showed that he was suffering and tired. उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि वो दुखी हैं या उनको कोई समस्या है या वो थके हुए हैं। He was always happy, हमेशा खुश रहते थे। And optimistic, optimistic जो हमेशा one who looks at the bright side of the thing, कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो कह रहा है कि वो हमेशा खुश रहते थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करने के लिए। थ्रू हिज फादर द पोएट बिलीव्स दैट देयर आर ग्रेट सोल इन द वर्ल्ड। अब वो अपने पिताजी को क्या कह रहा है? ग्रेट सोल, महान आत्मा, इन द वर्ल्ड हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की सहायता करते हैं। दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। कैसे लोग नहीं है वो? साधारण लोग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, आजाद शेखर को याद करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। दे आर हीरोइक, वो हीरोइक थे, हीरो थे वो। करेजियस, साहसी थे। एंड हेल्पर्स ऑफ मैनकाइंड, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो मानवता के हेल्पर थे, मानव जाति की सहायता करते थे। दे आर द सन ऑफ गॉड, वो कौन थे? भगवान के बेटे। देखिए, जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर वो एक बार तो कहता है कि वो भगवान के सर्वेंट थे, लेकिन एक बार सर्वेंट कह के तुरंत कहता नहीं 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 नहीं, सर्वेंट नहीं थे, वो तो बेटे थे। क्यों? क्योंकि बेटा ही अपने पिता की, जो अपने पिता के मन में क्या चल रहा है, उसके पिता की क्या इच्छाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो अच्छे से जान सकता है। इसीलिए उसने अपने पुत्र को, अपने पिता को भगवान का बेटा कहा। दे नीव द नोबल थॉट्स ऑफ गॉड एंड हेल्प अदर्स, वो भगवान के जो अच्छे विचार थे उनको समझ सकते थे और दूसरों की सहायता करते थे। एज द गुड पीपल मार्चेस ऑन द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, जो अच्छे लोग जब चलते हैं किस पर? पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी, ईमानदारी के और मानवता के रास्ते पर जब चलते हैं अच्छे लोग, तो क्या करते हैं? इन दिस ट्रबलसम वर्ल्ड, इस दुखों से भरे संसार में, तो दे आर डिस्टर्ब्ड एंड टॉर्चर्ड, तो उनको डिस्टर्ब किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है बाय बैड एंड करप्टेड पीपल। किनके द्वारा? जो गंदे लोग हैं, जो करप्टेड लोग हैं, वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उन पर विभिन्न तरह के आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं उनको, लोगों की नजरों में उनको गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। सम ट्रेवलर्स आर टायर्ड, तो इन परेशानियों से जब दूसरे लोग समस्या क्रिएट करते हैं तो कुछ यात्री जो ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे वो क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। विद थर्स्ट एंड डिसीजेस, उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है या वो प्यास से थक जाते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम जो दूसरे लोग क्रिएट कर रहे हैं उनकी वजह से थक जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो यार, हमें क्या पड़ा है। दे आर डिवाइडेड ऑन द नेम ऑफ मॉर्टल थिंग्स, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि तुम इस क्षेत्र के हो, तुम हिंदी भाषी हो, तुम तमिल भाषी हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, तुम इस तरीके से धर्म के आधार पर, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम इस तरीके से जाट हो, न जाने कितने सारी चीजें, मॉर्टल थिंग्स, जिनके आधार पर उन लोगों को जो मानवता की हेल्प करते हैं उनको बांट दिया जाता है। और जब वो बढ़ जाते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? पावर कम हो जाएगी। और क्या होगा फिर? एंड लॉस्ट इन द डीप ट्रेंच, वो खो जाते हैं फिर डीप ट्रेंच में, हाई रॉक्स में, एंड स्नो एंड रेन। अगर हम इन सब चीजों को बोले तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ। वो इन्हीं में ही लग जाते हैं, खो जाते हैं वो। दे
आर गोइंग टू डाई अलोन, और फिर वो अकेले ही मर जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर या किसी भी आधार पर बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है और वो अकेले मरते हैं। मरने के बाद उनको कोई भी याद नहीं करता, अगर याद करता है तो सिर्फ गाली देके बोलता है, उसके लिए बैड वर्ड्स यूज करता है। एट सच टाइम्स, ऐसे समय में एंजल ऑफ गॉड और सन ऑफ गॉड लाइक हिज फादर, जब ऐसे समय में कौन आते हैं? भगवान के एंजल आते हैं या भगवान के बेटे आते हैं, जैसे कि उसके पिताजी थे। यानी कि अपने पिताजी को क्या कह रहा है? वो सन ऑफ गॉड कह रहा है। अपीयर्स, वो आते हैं, यूनाइट एंड इंस्पायर द पीपल विद देयर एंथुजियास्टिक वर्ड्स एंड नोबल डीड्स। यानी कि ऐसे समय में फिर भगवान किसी एंजल को भेजता है, भगवान अपने बेटे को भेजता है, जो उन लोगों को जोड़ते हैं, इंस्पायर करते हैं। और किससे करते हैं? अपने एंथुजियास्टिक वर्ड से, अपने अच्छे कार्यों से लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू हेल्प द टायर्ड एंड डिस्करेज्ड पीपल। जो लोग थक चुके थे, जो डिस्करेज हो चुके थे, उनकी सहायता करने के लिए भगवान अपने एंजल को या अपने पुत्र को भेजता है। देखिए, ये जो एंथुजियास्टिक वर्ड है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में जब कालके और बाहुबली, यानी कि कालके और बाहुबली और उसका भाई, यानी कि उन दोनों का जब युद्ध होता है कालके, तो आपने देखा होगा कि कालके की सेना चूंकि बहुत बड़ी थी, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो इनकी सेना को, महेशमती राज्य की जो सेना है उसको मार रही होती है, बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। लेकिन अचानक से बाहुबली आता है और वो लोगों को इंस्पायर करता है, अपने एंथुजियास्टिक वर्ड से इंस्पायर करता है। वो बताता है कि मृत्यु क्या है, मरना मृत्यु नहीं है, बल्कि डरना मृत्यु है। तो वो लोग जो जो उसकी सेना जो भाग रही थी, जो जिनका हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, वो जो डरी हुई थी वो खड़ी हो जाती है एकदम से, और खड़ी होकर के वो फिर से कालके की सेना को मारने लगती है। तो उसको कहते हैं एंथुजियास्टिक वर्ड्स। आगे चलते हैं। तो हु आर फिल्ड विद एनर्जी, अब वो क्या करते हैं? नई एनर्जी से भर जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया इसकी सेना भर जाती है। एंड पैशन टू फॉलो द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रीच द डेस्टिनेशन। तो वो लोग फिर दोबारा से एनर्जी से भर जाते हैं। जो लोग थके हुए थे, जो टायर्ड थे, जो डिस्करेज थे, वो एंथुजियास्टिक वर्ड से, नोबल डीड से, भगवान के बेटे और भगवान के एंजल उनको अपने एंथुजियास्टिक वर्ड से या नोबल डीड से मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और वो फिर से एक नई एनर्जी के साथ, नए पैशन के साथ मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी पोयम है, 208 वर्ड्स की ये एक एलिजी है। तो इसको मैं वन बाय वन, यानी कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आऊँगा 2 या 3 पार्ट्स में। अभी मैंने इसकी एक आपको शॉर्ट समरी आपको बता दी है, क्रिटिकल समरी आपको बता दी है। मेरा मानना है कि इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो ज़रूर भेजूँगा। ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई है, रीज़न क्या था कि इसका जो फ़ॉन्ट था वो बहुत स्मॉल था। इसका फ़ॉन्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था पहली वीडियो में। तो मुझे मेरे एक साथी ने बताया पर्सनली कमेंट करके कि सर इसका फ़ॉन्ट बहुत स्मॉल है। मैंने फिर खुद इस वीडियो को दोबारा से देखा अपने मोबाइल फ़ोन पर, और देखा कि उसको पूरा ज़ूम करने के बाद भी इसका जो फ़ॉन्ट है वो बहुत छोटा था। इसीलिए मैंने तुरंत, कल मुझे इसका पता चला कि इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है और समझ में मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने फिर से इसकी वीडियो बनाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देखें, आप उस पर मुझे कमेंट ज़रूर करें। वो कमेंट देखिए, अगर वो गुड है, अच्छे हैं, तो भी अच्छी बात है। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप बोलते हो, भई आप बोलते हो कि सर इसमें ये इम्प्रूव होना चाहिए,
तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर ये अच्छा है तो ये बहुत अच्छा है। मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा और आपको अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में नई पोएम्स, ग्रामेटिकल पोर्शन और मतलब चाहे वो लिटरेचर हो या ग्रामर हो, मैं उसके विभिन्न टॉपिक के साथ आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इस पर कमेंट कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियो के लिए अगर आप उनको देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।